नमस्ते, मैं हूं रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बोर्ड ब्रेन, जहां दिमाग चलता है बोर्ड से भी आगे। बोर्ड ब्रेन का एक ही मकसद है, जहां हर स्टूडेंट बने स्मार्ट लर्नर। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स क्लास 9th का एक्सरसाइज होगा 1.4 और चैप्टर का नाम होगा नंबर सिस्टम। अभी तक हमने इसकी 1.3 तक एक्सरसाइज कवर कर दी है। जिन बच्चों ने उसे ना देखा हो तो क्या करेगा, बोर्ड ब्रेन के चैनल पे जाएंगे, प्ले लिस्ट बनी हुई है क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी की, उसको जाके आप लोग देखेंगे और बहुत अच्छे से उसको वहां पर समझ लेंगे और फिर आप लोग एक्सरसाइज 1.4 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कहता है पहला सवाल, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो स्टूडेंट ये बहुत आसान सवाल है, चलिए इसको एक एक करके हम सॉल्व कर देते हैं। पहला सवाल दिया है, ठीक है, क्या लिखा है, 2 - √5। ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट एक कॉन्सेप्ट लगता है कि अगर एक परिमेय संख्या हो और दूसरी अपरिमेय हो तो उसको चाहे जोड़े चाहे घटाए चाहे गुणा करे चाहे भाग करे, वो हमेशा अपरिमेय संख्या आती है। तो जैसे ये 2 है ना, ये रेशनल नंबर है और √5 इर्रेशनल नंबर है। तो एक रेशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर, इसका गुणा करें भाग करें जोड़े घटाए, वो संख्या हमेशा अपरिमेय रहेगी। तो ये 2 परिमेय है और √5 अपरिमेय है, इसको घटाया गया है तो ये कैसी रहेगी बच्चों, ये रहेगी अपरिमेय। कैसी होगी, अपरिमेय संख्या। क्लियर, ठीक है, बहुत आसान सा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है आप लोगों के सामने, तो लिख लेते हैं यहाँ पर 3 + √23 ब्रैकेट क्लोज है माइनस √3। बस इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, इसका ब्रैकेट ओपन कर दो, 3 + √23 और माइनस √23, ये दोनों सेम है बट इसका साइन अपोजिट है। तो साइन अपोजिट होने की वजह से √23 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब कट जाएगा। कितना बचा, 3। और 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, मतलब ये P/Q के फॉर्म में है। और जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है और Q 0 नहीं है, 1 है। तो इसका मतलब है ये कैसी संख्या होगी बच्चों, ये हो गई परिमेय संख्या। कोई दिक्कत किसी को, ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स होता है ना इसका, है ना, उस कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि हमें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक कर दें, ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि हर एक दोस्त इसका फायदा उठा सके क्लास का। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी का आइकन जरूर दबा लें ताकि जब भी कोई नया क्लास हम अपलोड करें तो सबसे पहले उसकी सूचना आपको मिले और सबसे पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करें और टॉप करें। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये लिखा है, हम यहाँ पर इसको उतार लेते हैं। ओके, यहाँ पर लिखते हैं 2√7/7 √7। तो √7 ऊपर है, √7 नीचे, काट दो इसको, कितना बच गया, 2/7। और 2/7 देखो P/Q के रूप में है, ठीक है, और P/Q के रूप में है तो ये कैसी है, ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, बहुत अच्छे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में ये 5 क्वेश्चन है, तो चौथा देखते हैं 1/√2। तो देखो ऊपर जो 1 है ये परिमेय है, मतलब ये रेशनल है, और नीचे इर्रेशनल है। तो हमने आपको बताया था जब रेशनल और इर्रेशनल का भाग होता है, ठीक है, तो हमेशा क्या बनता है, इर्रेशनल नंबर। तो मतलब ये कैसी है, ये एक अपरिमेय संख्या है बच्चों। क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, मजे मजे में हमारे 4 प्रश्न सॉल्व हो गए। अब बचा पांचवा है 2 और पाई। तो ये कैसी है, तो देखो इसमें जो 2 है वो रेशनल है और पाई है, सॉरी इसको लिख लेते हैं, दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, चलो ठीक है। तो यहां पर आप देखो पाई कैसी होती है, इर्रेशनल। और इर्रेशनल का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा वो कैसी आएगी, इर्रेशनल, मतलब ये अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या।
ठीक है। तो बच्चों अगर ये किसी को ना पता हो तो ये कॉन्सेप्ट हमने सिखाया है क्लासरूम में, ठीक है। तो जिन बच्चों को इनका कॉन्सेप्ट ना पता हो कमेंट करके बताइएगा, तो हम उसका लेक्चर भी अपलोड कर देंगे, ठीक है। वैसे हम क्लासरूम में ये समझा चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले बच्चों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, बहुत आसान सा सवाल है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए, मतलब इसको थोड़ा हल करिए। ये थोड़ा सा हमें कठिन कठिन लिखा हुआ दिख रहा है, इसको हम सरल सरल कर देते हैं। चलो पहला देखते हैं क्या है, 3 प्लस अंडर रूट 3 ब्रैकेट के अंदर है ये, दूसरा ब्रैकेट है 2 प्लस अंडर रूट 2, ठीक। अब इसको हमें क्या करना है, कुछ नहीं, हम इन दोनों ब्रैकेट का आपस में गुणा करेंगे। तो गुणा करने का तरीका क्या होता है, पहले ब्रैकेट का जो पहला नंबर है उसका गुणा करेंगे दूसरे ब्रैकेट में पूरे में। तो कैसे लिखोगे, 3 का गुणा करोगे पूरे ब्रैकेट में दूसरे वाले में, तो 2 प्लस अंडर रूट 2 ऐसे लिख लिया। फिर ये प्लस लगा है, प्लस लगा दो। अब ये दूसरा नंबर क्या है, अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 का हम गुणा करेंगे इस पूरे ब्रैकेट के अंदर, तो इसको ऐसे करके लिख लिया। अब क्या करो, 3 का अंदर गुणा कर दो, 3 का गुणा 6 2 से होगा 6 आ गया, अंडर रूट 2 से होगा तो 3 अंडर रूट 2 हो जाएगा, प्लस अंडर रूट 3 का गुणा 2 से हो जाएगा तो 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 2 से हो जाएगा 6 हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है। ये अंडर रूट है, अंडर रूट तो अंडर रूट रहा, और 3 का गुणा 2 से 6, तो अंडर रूट के अंदर 6 आ गया। बस यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका सरलीकरण हो जाएगा। पहला सॉल्व हो गया। चलिए बच्चों अब लोग दूसरा वाला सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा वाला क्या लिखा है सवाल, 3 प्लस अंडर रूट 3 ब्रैकेट क्लोज, दूसरा 3 माइनस अंडर रूट 3 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब ये जान तो ये किस रूप का फार्मूला है, a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी का फार्मूला है। तो इस फार्मूले में क्या होता है, पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर। बस इस सवाल में क्या है, a की जगह पर 3 है, b की जगह पर अंडर रूट 3 है, तो अब इसमें यही फार्मूला लगा दो बच्चों। तो ये जो 3 प्लस अंडर रूट 3 ये क्या हो जाएगा, पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर, दूसरा पद क्या है अंडर रूट 3, इसका स्क्वायर लिख दिया। 3 का स्क्वायर 9 होता है और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, ठीक है। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 6, यही आंसर आ गया। तो ये जो एक जटिल सवाल यहाँ लिखा था उसको जब हमने हल किया तो 6 के बराबर निकला। ऐसे देखने में तो काफ़ी जटिल लग रहा है, लेकिन जब हमने सॉल्व किया तो वो 6 के बराबर हमें बन गया। ओके, तो 2 सवाल हो गए बड़े आसान तरीके से। अब हम आते हैं इसका तीसरा सवाल सॉल्व करने वाले हैं बच्चों। तीसरा सवाल क्या है, देखो तीसरा सवाल बच्चों है यहाँ पर अंडर रूट 5 और प्लस अंडर रूट 2, इसका है होल स्क्वायर, इसका है होल स्क्वायर। तो ये जानते हो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला इसमें लगेगा। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर, फिर दोनों पद का गुणनफल उसका 2 गुना, तो प्लस दोनों पद का गुणनफल ए बी है तो ए बी हो गया गुणनफल उसका 2 गुना कर दिया 2ab, ये फार्मूला होता है। अब यही फार्मूला हम बच्चों इसमें लगा देंगे। बस इस सवाल में क्या चल रहा है, a की जगह पर अंडर रूट 5 चल रहा है, b की जगह पर अंडर रूट 2 चल रहा है। तो पहले पद का स्क्वायर यानी पहला पद यहाँ पर कितना है बच्चों, तो इसको एक बार सवाल को हम लिख लेते हैं। सवाल को लिख लिया हमने, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। इसको क्या लिखोगे, ओपन करो लगाओ फार्मूला, अंडर रूट 5 का स्क्वायर, अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर और प्लस दोनों के गुणनफल का 2 गुना। तो दोनों गुणनफल क्या हो जाएगा, देखो अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 2 दोनों का गुणनफल और उसका भी 2 गुना, ये फार्मूला लग गया। अब इसको हल करो बच्चों, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, ठीक है, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रही बात की नहीं, चलो ये हो जाएगा 2, और देखो अंडर रूट और अंडर रूट लगा तो अंडर रूट लगा लो, 5 को गुणा 2 से 10 हो गया, ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया, ये 10 हो गया। तो अब इसको आप और हल करो, 5 2 7 हो गए, 7 हो गए प्लस 2 अंडर रूट 10, बस इसके आगे हल नहीं होगा, बस यही आंसर हो गया, यही इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पर हमने 3 सवाल कर लिए, चौथा और बचा है, चौथा सवाल ये है, ये चौथा सवाल। चलिए इसको आगे हम लोग हल करते हैं न्यू पेज पर। तो न्यू पेज पर पहुंचते हैं बच्चों, न्यू पेज पर चलते हैं लेके आप लोगों को। थोड़ी लाइट कम है, कोई बात नहीं, ठीक है, इतनी तो है कि जिससे आपको दिख ही रहा होगा,
ठीक है, इतनी तो खैर है जिससे कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर प्रश्न संख्या इसका 5 देखने वाले हैं। तो 5 को हम यहाँ पर लिखते हैं, 5 को हम यहाँ पर लिख देते हैं। क्या लिखा है, ब्रैकेट लिखा √5 माइनस √2, ठीक है, माइनस √2, दूसरे ब्रैकेट में लिखा है √5 प्लस √2, ये लिखा है। अब जानते हो ये कौन सा फार्मूला लगेगा, a माइनस बी, दूसरे में a प्लस बी, यही तो फार्मूला लगेगा। तो ये क्या होता है, a² माइनस b², यही तो होता है फार्मूला। ठीक है, अब कुछ बच्चों के दिमाग में आके सर पहले प्लस वाला होता है बाद में माइनस वाला, अरे कोई दिक्कत नहीं, पहले इसको लिख दो दूसरी बार इसको लिख दो। तो देखो, तो ये जो फार्मूला हमने बताया आपको, ये वर्गांतर का फार्मूला है। देखो ये इसी रूप में है कि नहीं, a की जगह पर √5 है, b की जगह पर √2 है, बाकी तो वही है ना सब कुछ। तो अब लगा दो फार्मूला इसका। तो इस सवाल को एक बार यहाँ पर लिख लो। ठीक है, सवाल लिख लिया प्लस √2, तो ये क्या हो जाएगा, पहले पद का स्क्वायर, पहला पद कितना है बच्चों √5 इसका स्क्वायर, माइनस दूसरे पद का स्क्वायर, दूसरा पद कितना है √2 इसका स्क्वायर कर दिया। √5 का स्क्वायर 5 हुआ और √2 का स्क्वायर 2 हो गया। तो 5 से 2 घट गए, कितना बचा 3, यही आंसर हो गया। तो सवाल देखने में काफ़ी जटिल लग रहा था, लेकिन हल किया तो ये 3 हो गया। कितना आसान हो गया, कितना सरल हो गया इसका। अब नीचे सवाल नंबर 3 लिखा है बच्चों। ठीक है, तो सवाल संख्या जो 3 है उसको हमें यहाँ पर देखना है। जस्ट मिनट। तो सवाल संख्या 3 तब तक आप लोग पढ़ो। ठीक है, सवाल संख्या 3 पढ़ा। चलिए, तो सवाल संख्या 3 आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अब हम लोग इसको करते हैं हल। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। क्या कह रहा है, कह रहा है आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि यानी क्या मान लें c, ठीक है, और उसके व्यास उसको क्या मान लें d के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। तो यानी वृत्त की परिधि, तो परिधि का फार्मूला जानते हो क्या होता है, 2πr, ये फार्मूला होता है वृत्त की परिधि का, फार्मूला लगाया। ठीक है, अच्छा ये जो 2πr है इसको हम पाई इंटू 2r लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, ठीक है। और 2r क्या होता है, व्यास। तो वृत्त की परिधि के दो फार्मूले मिल जाएंगे यहाँ पर, परिधि बराबर 2r को क्या लिखेंगे, व्यास और इंटू पाई। ठीक है, अब सवाल में क्या दिया है, व्यास को क्या माना गया है, d माना गया, और परिधि को क्या माना गया, c माना गया। तो परिधि की जगह लिखो c और व्यास की जगह पर लिखो d। व्यास कितना है, d है कि नहीं, दिख रहा है। चलो तो d लिख दो बच्चों इसके सामने। तो व्यास को लिखा हमने d और ये हो गई पाई। तो इसका मतलब है c बराबर क्या हो जाएगा, d इंटू पाई। क्लियर। अब अगर हम लोग c बराबर, अगर हम पाई को मान लें 22/7 और इंटू d है व्यास। अब व्यास भी कुछ हो सकता है, क्यों भाई व्यास अगर मान लो ये वृत्त है, ये मान लो ऐसे कोई वृत्त है, तो वृत्त का ये केंद्र है, आधा इतना खींचेंगे तो त्रिज्या है, पूरा यहाँ मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। तो व्यास को इसने क्या कहा था, d। और अगर वृत्त ये d कोई ना कोई इसकी लंबाई तो होगी ना व्यास की। तो अगर इसकी लंबाई हम मान लें, मान लो 7 मान लिया, हो सकता है d 7 हो, कुछ भी हो सकती है, हमने अपने उनसे मान लिया। तो d की जगह पर अगर बच्चों 7 है, ठीक है, तो ये जानते हो कितना हो जाएगा, तो परिधि बराबर कितना हो जाएगा, 22/7 गुणा 7। तो 7 कट जाएंगे तो c बराबर कितना आ जाएगा, 22। और 22 को हम इसके नीचे 1 कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, ये परिमेय संख्या दिख रही है। ये क्या दिख रही है, एक मिनट, आप लोगों को दिख नहीं रहा, कट गया होगा, यहाँ आओ मैं इसको कर लेता हूँ ऐसे। तो ये आपको क्या दिख रही है, परिमेय संख्या दिख रही है। जबकि उसने क्या कहा था, देखो अब सवाल पर आते हैं, दोबारा पढ़ते हैं इसको।
आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात, ठीक है। तो यहां पर जो, देखो ध्यान से देखो क्या कह रहा है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाए। तो पहले उन्होंने वृत्त की परिधि का फार्मूला लगाया, ठीक है, वृत्त की परिधि का फार्मूला लगाया, ठीक है। तो यदि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि यानी पाई को, तो यहां से ये जो यहां तक हमने सॉल्व किया था, तो इसमें क्या कह रहा है, पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। तो पाई क्या हो जाएगा, पाई बराबर क्या हो जाएगा, इससे पाई के साथ डी का गुणा है, तो जब डी को यहां से हटाएंगे तो सी के साथ भाग में हो जाएगा, तो सी बटे डी लिख सकते हैं, सी बटे क्या लिख सकते हैं बच्चों, डी लिख सकते हैं ये। तो ये सवाल में जो इसने कहा है पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात, तो ये पाई क्या है, ये सी परिधि है और डी क्या है, व्यास, तो उसका अनुपात हुआ कि नहीं हुआ, ये तो उसके अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। अर्थात पाई बराबर सी अपॉन डी, तो वही तुमने लिखा पाई बराबर सी अपॉन डी, ठीक है। सी क्या है, वृत्त की परिधि है, और डी क्या है, व्यास। तो पाई को वृत्त की परिधि और व्यास के रूप के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया, तो इसको हमने भाग मतलब अनुपात के रूप में लिख दिया, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, यह इस तत्व का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि पाई क्या होती है, पाई क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, ये हम लोग जानते हैं, पाई अपरिमेय संख्या होती है। और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यह इस तत्व का अंतर विरोध करता है, कौन, यह अनुपात, ठीक है, इस तत्व का अंतर विरोध करता है, हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो जब हम पाई की मान 22/7 रखा, तो यहाँ जब हमने हल किया तो ये क्या निकला, ये परिमेय संख्या निकला, जबकि पाई अपरिमेय संख्या होती है। तो इस मतलब इस तत्व का ये अंतर विरोध कर रहा है, हमें पता है कि पाई अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन जब हमने पाई की वैल्यू 22/7 रखी तो ये परिमेय संख्या बन गई। इसका मतलब है कि जो सत्य है, सत्य क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, और उस सत्य का ये विरोध करता हुआ प्रतीत हो रहा है ना। हमने जब इसको पाई की वैल्यू 22/7 रखी तो ये परिमेय संख्या निकल आई, तो इसका अंतर विरोध कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये अंतर विरोध क्यों कर रहा है, कहता इस अंतर विरोध का निराकरण आप कैसे करेंगे। तो अंतर विरोध ये एक्चुअल में है नहीं, क्यों, क्योंकि पाई का मान हमने 22/7 रख लिया है, जो पाई का एग्जैक्ट मान नहीं है। ये पाई का मान 22/7 थोड़ी होता है बच्चों, ठीक है। ये 22/7 जो हमने यहाँ पर प्रयोग किया है, 22/7, ये पाई का रियल मान नहीं होता है। यहाँ पर लिखोगे 22/7 पाई का वास्तविक मान नहीं होता है, वास्तविक मान नहीं होता है, नहीं होता है। यह क्या होता है, यह पाई का निकटतम मान होता है, पाई का निकटतम मान होता है, निकटतम मान होता है। इसलिए 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 यह इस तथ्य का विरोध करता हुआ, इस तत्व का अंतर विरोध करता हुआ, इस तत्व का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है, प्रतीत होता है। अब आगे लिखोगे यदि यदि हम पाई का वास्तविक मान रखें तो यह एक अपरिमेय संख्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या
आ जाएगा। इस प्रकार इस अंतर विरोध का निराकरण हो जाएगा। इस प्रकार इस अंतर विरोध का निराकरण हो जाएगा। मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, सीधा सा और सच्चा सा मतलब ये है कि अगर हम पाई का मान जो एक्चुअल वाला होता है ना 3.14 डॉट डॉट डॉट, ये अगर वो मान यहाँ पर रखें तो फिर ये जो हल करेंगे ये अपरिमेय संख्या आ जाएगा। ये परिमेय संख्या क्यों आया? क्योंकि उन्हें पाई का एक्चुअल मान नहीं रखा है, ये हमने उसके निकटतम मान को रख दिया, इसलिए ये परिमेय संख्या आ रही है। अगर हम पाई का हकीकत वाला मान रख देते तो ये परिमेय संख्या नहीं आता मेरे बच्चों, ये अपरिमेय संख्या ही आता। तो ये एक अंतर विरोध यहाँ पर प्रतीत हो रहा है कि पाई एक अपरिमेय संख्या नहीं है, इसलिए प्रतीत हो रहा है क्योंकि उन्हें पाई का रियल मान नहीं रखा है। बस सीधी सी बात, अगर हम रियल मान रख देते तो फिर ये अंतर विरोध नहीं होता। बात समझ रहे हो बच्चों? ठीक है, आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूं। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए कि सर हमें नहीं आया, तो हम फिर आपको दोबारा समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो बच्चे हमारे ऑफलाइन में हमसे पढ़ने आते हैं उनको भी यदि कोई समस्या हो रही है तो अगले दिन आप क्लास में आएंगे ये लेक्चर देखने के बाद, और अगर आपको दिक्कत है तो क्लास में आप पूछ लेंगे हमसे, तो हम फिर से इसको कुछ और भी तरीके से और भी उदाहरणों से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपने इस लेक्चर को 2-3 बार रिपीट करके देख लिया तो ये समझ में आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बढ़ते हैं हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा अच्छा प्रश्न है। ठीक है, बड़ा मजेदार प्रश्न है। देखो बच्चों, ये क्या कह रहा है कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 को निरूपित करो। तो अगर बच्चों आपको याद होगा तो हमने अंडर रूट 5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना सिखाया था। ठीक है, तो आप कहेंगे सर ये प्रश्न और ये प्रश्न वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो मेरे बच्चों एक बात ध्यान रखना, ये अंडर रूट 5 है, यहाँ पर पूरा है, यहाँ पर दशमलव में है। ठीक है, तो जब कभी अंडर रूट में दशमलव में कोई संख्या दी हो तो उसको संख्या रेखा पर निरूपित करने का थोड़ा सा तरीका अलग होता है, तो वो तरीका हम आपको यहाँ पर समझाते हैं। चलिए इसको हम हल करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो देखो बच्चों क्या करना है, सबसे पहले आप स्केल उठाएंगे और स्केल उठा के एक संख्या रेखा बनाएंगे। ठीक है, स्केल उठाएंगे, संख्या रेखा बनाएंगे। तो उसमें क्या करोगे, जैसे बीच में हमने 0 लिया, ठीक है, 0 ले लिया यहाँ पर। अब हम इधर राइट हैंड साइड में 1 सेंटीमीटर के यहाँ पर हम निशान बना लें। अगर 1 सेंटीमीटर आपको ज़्यादा लगे, सॉरी कम लगे, छोटा लगे, तो थोड़ा सा आप 2 सेंटीमीटर मतलब मान लें। ठीक है, तो देखो हमने माना 1 सेंटीमीटर ये है, ठीक है, 1 ये है। चलो यहाँ छोटा तो नहीं पड़ जाएगा, चलो हम 0 इस जगह मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, 0 यहाँ नहीं मानते, तो ये हमने 1, ये वाला 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, 6, ठीक है, 7, 8, 9, 10, 11, ऐसे करके इसको बना लो। अब आपको क्या करना है बच्चों, ये जो 9.3 है, ठीक है, तो इसको आप क्या करो, 9.3 यहाँ पर नापो। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर 0.3 थोड़ा सा आगे और जाएगा, ये हो गया मान लो। ठीक है, तो ये यहाँ से 0 से चले थे, इसको हमने मान लिया, ये स्थान मान लिया हमने A, ये स्थान मान लिया हमने A। ठीक है, ये स्थान हमने मान लिया A। ठीक है, और ये जो जगह हमने मान ली B, ये मान लिया B। ठीक है, ये हमने मान लिया B। तो ये A से B तक की दूरी कितनी हो गई, 9.3। जितना इसमें लिखा है उतना ले लो, 9.3।
यहां तक हमने ले लिया, ये कितना है 9.3, क्लियर, ये 9.3 हो गई यहां तक ए से बी की दूरी। अब आपको क्या करना है, जितना इसमें अंडर रूट लिखा था उतना हमने यहां पर मान लिया, ठीक है। अब आपको करना क्या है बच्चों, इसमें एक और ज्यादा मानना है, 1 सेंटीमीटर और ज्यादा मानना है। तो ये 1 सेंटीमीटर यहाँ पर और लिख लो, तो 9.3 है तो ये 10.3 हो जाएगा, 0.3 यहाँ पर ले लिया, तो ये हो गया सी पॉइंट। तो ये बी सी कितना हो गया, बी सी कितना हो गया 1 हो गया, ये यहां तक, ठीक है, ये 1 हो गया, क्लियर। अब हमें क्या करना है, जो ए से लेकर सी तक की दूरी है, मतलब ये 9.3 थी तो ए से सी तक की दूरी कितनी हो गई, एक ज्यादा हो गई, तो ये होगी 10.3। अब क्या करो, इसको क्या करो, इस यहां पर आप प्रकार रखो और यहां पर पेंसिल लगाओ, इससे आधा वृत्त खींच लो। तो ये अर्धवृत्त, हम तो प्रकार मेरे पास है नहीं तो हम तो आपको समझा रहे हैं केवल। तो यहां से जब आप अर्धवृत्त खींचोगे, यहां पर अर्धवृत्त खींचोगे इस तरीके से यहां सी तक, ऐसे, ये 10.3, ठीक है। अब आप क्या करो, यहां पर आप प्रकार रखो, ठीक है। अब आप यहां पर प्रकार रखो, इसको करो आधा, आधा करो, ठीक है। अब इसको आधा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, यहां पर आधे से अधिक दूरी लो, यहां चाप लगाओ, तो इधर चाप लगेगा, ऐसे कटेगा, और एक चाप इधर लगेगा, ऐसे कट जाएगा, ठीक है। तो ये इसको कर दो आप आधा, तो इसको कर दिया हमने आधा, ठीक है। तो ये शायद अभी सही से नहीं हो पाया, ये लगभग इधर कहीं से आएगा, ये चूंकि हमने नाप के किया नहीं है, ठीक है। तो ये जो 10.3 था, इसको हमने कर दिया आधा, ये थोड़ा इधर हो गया, थोड़ा इस जगह आएगा, इसको आप नाप के करेंगे तो सही हो जाएगा, आधा कर दिया। फिर यहां पर आधा करने के बाद ये जो आपका यहां पर ये जो हमने लिया था एक एक्स्ट्रा, एक जो एक्स्ट्रा लिया था, ठीक है, ये तो यहां पर बी, ये जो ना, ये जो 9.3 है, तो 9.3 पे आओ, यहां तक थी ये दूरी बी तक, तो यहीं पर आप खड़े एक लंब डाल दो, तो आप यहाँ सेट स्क्वायर रख के यहाँ पर एक लंब खींच दो यहां तक, तो जहां इस वृत्त को टच करे वहीं पर रुक जाओ, और इसको एक नया पॉइंट दे दो, ए बी सी हो गया, इसको डी रख दो नाम, ठीक है। अब क्या करो, ये हवा में है, इसको आप क्या करो, यहाँ पर प्रकार रख के इसको आप यहाँ से चाप बनाओ और यहाँ उतार दो, यहाँ उतार दो, इस जगह उतरेगा, ठीक है, इस जगह उतरेगा, और इसको नाम रख दो आप ई, क्या नाम रख दो, इस ई। तो ये जो होगी ना बी से लेकर ई तक की जो डिस्टेंस, ये यही होगी √9.3। तो यहाँ पर जो ये बी से लेकर ई तक की दूरी होगी, बी ये है और ये ई है, ठीक है। तो ये जो बी से लेकर, नहीं ई नहीं, ई नहीं, ई तो आगे है, ये इस जगह गिर रहा है ना, ये चाप इस जगह गिर रहा है ना, इसको आप एफ मान लो, तो ये हो जाएगा बी एफ, ये जो बिंदु है, ये बी से लेकर एफ तक की डिस्टेंस, ये यही होगी √9.3, ठीक है। तो ये इसके करने का तरीका ये होता है। तो आप लोग बच्चों इसको कोशिश करना, एक दो बार इसको देखना, फिर भी यदि कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताना, तो इसको हम दोबारा से सॉल्व कर देंगे। और जो बच्चे क्लासरूम में पढ़ने आते हैं उनको यदि कोई समस्या है तो क्लासरूम में दोबारा पूछ लेंगे। तो ये इस तरीके से, और √5 या √2 अगर ये पूरा हो, पॉइंट में ना लिखा हो, √6, ठीक है, या √9, इसको संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं इसको हम पहले ही सिखा चुके हैं। तो अगर पॉइंट में तो उसका तरीका ये है, और पॉइंट में नहीं तो उसका तरीका थोड़ा अलग था, ठीक है। तो चलते हैं अब हम लोग प्रश्न संख्या 5 की तरफ चलते हैं, जो बेहद आसान है, बहुत सरल है, ठीक है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित के हरों को, जो ये हर है ना डिनोमिनेटर, इसका परिमेयकरण करिए। मतलब इसको ये √7 लिखा है, ये √7 आप देखिए अपरिमेय है, लेकिन इसको किसमें बदलना है, हर को किसमें बदलना है, परिमेय में बदलना है। इसका मतलब इसका अंडर हटाना है। तो पहला सवाल देखो, तो 1/√7 है, तो √7 का अंडर हटा दो तो ये परिमेय हो जाएगा। तो कैसे हटेगा, ऊपर नीचे √7 का कर दो गुणा, ऊपर भी कर दो नीचे भी कर दो, तो जान तो ये क्या हो जाएगा, जान तो क्या हो जाएगा, ऊपर √7 रहेगा और नीचे √7 का गुणा होगा तो अंडर हट जाएगा, क्या बचेगा 7।
तो नीचे जो हर था अपरिमेय संख्या, √7 अपरिमेय थी, अब वो अंडर हट गया, अब वो परिमेय हो गया, यही आंसर हो गया। तो ये सवाल क्या कह रहा था, हरों का परिमेयकरण करना है बच्चों, जो हर में लिखा है उस संख्या का हमें परिमेय संख्या में बदलना है। अब दूसरा सवाल देखो, दूसरा सवाल क्या लिखा है बच्चों, बहुत ध्यान से समझना, 1/√7 माइनस √6, इसका परिमेयकरण करना है, इसके अंडर हटाने के लिए क्या करो, इसी संख्या का ऊपर गुणा कर दो, नीचे गुणा करो, बस बीच का चिन्ह बदल देना, ये तरीका होता है। तो √7 प्लस √6, नीचे इसी का मल्टीप्लाई करो भाई इसमें, तो √7 प्लस √6, क्या समझे आप लोग, जो हर में लिखा है उसका ऊपर नीचे गुणा करो, बस चिन्ह बीच वाला बदल देना, ये माइनस में है तो यहाँ प्लस कर देना, तो ऊपर जब गुणा करेंगे तो 1 से तो ये यही रहेगा, √7 प्लस √6। अब देखो ये जो √7 माइनस √6 है और दूसरे वाले में √7 प्लस √6 है, तो जानते हो ये कौन से फार्मूला को फॉलो कर रहा है, ये फार्मूला याद करो, a माइनस बी और इंटू a प्लस बी वाला फार्मूला क्या होता है, a² माइनस b², बस है क्या, a की जगह पर √7 है और b की जगह पर √6 है, तो यही फार्मूला लगा दो, तो √7 ये तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरा पद क्या, √6 इसका स्क्वायर, बस ये हो गया। अब देखो ऊपर क्या बचा, √7 प्लस √6, नीचे क्या हो गया, √7 का स्क्वायर 7 और √6 का स्क्वायर 6, तो नीचे क्या हो गया बच्चों, नीचे क्या बचा, ऊपर तो देख लो √7 प्लस √6, नीचे हो गया 1, तो 1 क्या है, एक परिमेय संख्या है, और हमें जो हर लिखा था ना, हर, इसी का परिमेयकरण करना है ना, तो हर का परिमेयकरण करना है तो हमें हर में जो अंडर रूट लिखा है, अंडर रूट गायब करना है, तो अंडर रूट गायब कर दिया, उसका तरीका ये होता है, तो जो हर में लिखा है उसका अपोजिट साइन लेकर उसी संख्या का ऊपर नीचे गुणा करके हल कर लो, बस। अब क्वेश्चन संख्या 3 देखो, इसकी 2 हो गई, तो क्वेश्चन संख्या 3 हम इधर सॉल्व कर दे रहे हैं, इधर हमने एक लाइन खींच दी, ठीक है, इधर जगह बना ली, यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं ये प्रश्न संख्या 3, क्या लिखा है प्रश्न संख्या 3, √5 प्लस √2, क्या कहता है सवाल, सवाल पर ध्यान रखना है, हरों का परिमेयकरण करना है, तो हर में अंडर रूट लगा है, ये अंडर रूट किसी तरीके से गायब हो जाए, हर का परिमेयकरण हो जाएगा, तो क्या करना है, इसी का ऊपर नीचे गुणा कर दो, बस क्या करना है, साइन बदल देना, बीच में प्लस लगाते हैं माइनस लगा देना, बस इसका कर दो बच्चों ऊपर गुणा और नीचे गुणा, ठीक है, तो ऊपर वाला 1 से गुणा होगा तो ये ऐसे ही लिखा रहेगा, √5 माइनस √2, नीचे वाला यही फार्मूला है जो अभी बताया, तो ये वाला फार्मूला लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बस a की जगह पर √5 है, b की जगह पर √2 है, तो क्या हो जाएगा, पहले पद का स्क्वायर √5 का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर, तो इसको हल करो, ऊपर तो वही रहेगा जो लिखा है वही लिखते जाओ, √5 का वर्ग 5, √2 का वर्ग 2, ठीक है, बराबर ऊपर तो वही लिखा रहेगा √5 माइनस √2, नीचे हो गया 5 से 2 चले गए 3 बचे, तो नीचे जो हर था, जो √5 प्लस √2 के रूप में लिखा था, जो अपरिमेय संख्या था, अब ये किस में बदल गया, 3 आ गया, ये परिमेय संख्या में बदल गया, तो हर का हमें परिमेयकरण करना था, हो गया, ठीक है, हर का हमें परिमेयकरण करना था जो कि हो गया। सवाल संख्या 3 सॉल्व हो गई। अब हमें सवाल संख्या 4 सॉल्व करनी है, जो कितनी है, चलो नीचे सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। चौथा क्या है, देखो 1/√7 माइनस 2, तो हमें नीचे वाले को, नीचे तो परिमेय संख्या नहीं है ना, ये तो अपरिमेय संख्या है, हमें क्या करना है, केवल नीचे वाले का यानी हर का परिमेयकरण करना है, तो कर दो, ये बहुत सरल तरीका होता है, बस जो नीचे लिखा है उसी का गुणा करो, बस साइन बदल देना, ये माइनस का है बीच में तो प्लस कर दो, और 2 नीचे भी वही कर दो, ठीक है, अब तक तो समझ गए होगे। तो अब हमें क्या करना, ऊपर 1 से गुणा इसमें होगा तो वही रहेगा बच्चों, ठीक है, कुछ बदलाव होगा नहीं, नीचे क्या हो गया, वही फार्मूला लग जाएगा, a माइनस बी
ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो वो क्या होता है, पहले पद का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर, दूसरा पद बी स्क्वायर, यही तो लगेगा। दोनों सेम है कि नहीं है ब्रैकेट में, बस एक में माइनस साइन एक में प्लस साइन, वही फार्मूला वही आइडेंटिटी लग जाएगी बच्चों, लगा दो, बहुत आसान है। तो पहला पद √7 इसका स्क्वायर माइनस दूसरा पद का स्क्वायर, ठीक है, बराबर ऊपर तो वही चलेगा √7 + 2, ये √7 का स्क्वायर 7, √2 का स्क्वायर 4, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा √7 + 2, नीचे क्या हो जाएगा 4, 7 से 4 चली गई 3, तो नीचे फिर 3 आ गया, 3 क्या है परिमेय संख्या, यही आंसर हो गया। तो स्टूडेंट ये एक्सरसाइज 1.4 हमने यहाँ पर अच्छे से कंप्लीट कर दी है। तो अगर आपको समझ में आया है पूरा, तो एक बार फिर से लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हाँ घंटी का आइकन जरूर दबा देना, जिससे कि आपको समय से क्लास मिलता रहे। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू।